जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करने वाले हैं आज जेपीएससी सुपर 30 टेस्ट सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज 1 का। इसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं इस सीरीज में हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं उन सभी सवालों को आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों को बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। यानी कहने का अर्थ है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम जब सिंधु क्षेत्र में हुआ था तो उसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सिंडन। बता दें कि सिंडन के नाम से ही ये ग्रीक या यूनान के लोग पहले पुकारा करते थे सिंधु क्षेत्र में। साथ ही साथ यहाँ पे शब्द आपको दिख रहा है यव। यव का अर्थ होता है उस समय पुराने समय में जव को जो है वो यव के नाम से पुकारते थे, जबकि व्रीहि जो है ये चावल का प्राचीन नाम था। तो चावल का प्राचीन नाम व्रीहि था, जबकि यव जो है वो जव का प्राचीन नाम था। तो इन सभी तीनों प्रश्नों को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आज का दूसरा सवाल है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो बता दें कि आरंभिक वैदिक साहित्य में अगर सबसे अधिक वर्णित नदी की बात की जाए तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सिंधु नदी। बता दें कि सिंधु नदी जो है ये सर्वाधिक वर्णित नदी के रूप में देखने को मिलता है। बात करें कुछ प्राचीन नदियों का जो है प्राचीन नाम भी आपको याद रखने हैं। जैसे सतुद्री। सतुद्री जो है वो सतलज नदी को कहा जाता था, सतुद्री के नाम से पुकारा जाता था सतलज को। वहीं अगर बात करें विपाशा। विपाशा ये व्यास नदी की प्राचीन नाम था विपाशा। विपाशा जो है ये प्राचीन नाम था व्यास नदी का। वहीं अगर बात करें वितस्ता। वितस्ता अगर बात करें तो वितस्ता जो है ये झेलम नदी का प्राचीन नाम था। वितस्ता जो है ये झेलम नदी का प्राचीन नाम था। फिर अस्किनी ये चिनाब नदी को कहा जाता था, जबकि परुष्णी ये रावी नदी का प्राचीन नाम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है तो आपको याद रखना है सिंधु नदी जो है वो सर्वाधिक वर्णित नदी के रूप में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा उल्लेख जो वो सिंधु नदी का है। वहीं अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो अभी जिस तरह से पवित्र नदी गंगा को हम लोग मानते हैं, प्राचीन काल में क्या था कि सरस्वती नदी को जो है वो प्राचीन कह सकते हैं कि प्राचीन काल में सबसे अधिक कह सकते हैं कि महत्व दी जाती थी इस नदी को। आगे चलते इसमें अगला सवाल देख लेते हैं। आज का अगला सवाल है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो बता दें कि इस 6 दर्शन जो है आपको पता होगा, दर्शन के रूप में अगर देखा जाए तो 6 दर्शन आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत। ये 6 आपको भारतीय दर्शनों को आपको याद रखने हैं। इसमें से अगर पूछा जाए कि इन सभी भारतीय दर्शनों का जो स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वो किस युग में हुआ, वैदिक युग में, गुप्त युग में, मौर्य युग में या कुषाण युग में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी वैदिक युग। बता दें कि इसका सही आंसर होगा वैदिक युग में इसका जो है वो शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत जो हुई या कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से जो अभिव्यक्ति हुई वो वैदिक युग में हुआ। अब यहाँ पे आपको वैदिक युग का टाइम पीरियड अगर आपसे पूछा जाए तो वैदिक काल जो है ये भी 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो था वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। तो एक था वैदिक और दूसरा था उत्तर वैदिक। ये दोनों आपको याद रखने हैं। उत्तर वैदिक ये दोनों आपको याद रखने हैं। वैदिक और उत्तर वैदिक ये दोनों आपको याद रखने हैं। आइए चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। अगर वैदिक युग की अगर टाइम पीरियड बात करें तो 1500 से लेकर 1000 BC तक माना जाता है। यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक जो है वो वैदिक युग के रूप में माना जाता है। वहीं अगर बात करें उत्तर वैदिक युग तो यह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो है वो माना जाता है। तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल, जबकि वैदिक युग की अगर बात करें तो यह 1500 से 1000 BC तक यानी ईसा पूर्व तक माना जाता है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो सबसे सटीक अगर के टाइम पीरियड अगर आपसे पूछा जाए तो लगभग ये होता है 2250 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक।
ठीक है, 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लेकिन इसमें भी कई जगह आपको जो है वो 2500 से लेकर 1500 तक मिलेगा, 2500 से 1500 मिलेगा। कई जगह पे आपको 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक भी मिलता है। तो ये देख लेना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा माना जाता है वो 2250 से लेकर या 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो याद रखेंगे, ये सबसे जो है वो सटीक आंसर के रूप में माना जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। आगे चलते इसमें अगला सवाल है आज का कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। अब आपको बताना है इन चारों बातों में जो है वो कौन सी ऐसी बात है जिसमें ये दोनों में समानता नहीं मिलती है। अहिंसा, वेदों की प्रति उदासीनता, आत्मदमन और रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो बता दें कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आत्मदमन। आत्मदमन इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ये ऐसा शब्दावली है जो कि कह सकते हैं कि दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म समान रूप से कह सकते हैं कि इनको फॉलो नहीं करते हैं। अहिंसा जो है वो दोनों फॉलो करते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म की बात करें या जैन धर्म की बात करें, दोनों अहिंसा की बात करते हैं। वेदों के प्रति उदासीनता, यानी जिस तरह से वेदों के प्रति इनकी बहुत ज़्यादा उतनी रुचि नहीं है, वेदों के प्रति इनकी उदासीनता देखने को मिलता है। ये चाहे बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, ये दोनों में ये चीज़ देखने को मिलता है। साथ ही साथ कुछ रीति रिवाज जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है या तो आज भी कई जगह चल रहा है हर किसी के पास, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या है कि रीति रिवाजों की अस्वीकृति है। इसमें बहुत ज़्यादा ये रीति रिवाज को नहीं फॉलो करते हैं। तो ये तीनों चीज़ तो ये दोनों कह सकते हैं कि कॉमन है तीनों में, लेकिन आत्मदमन जो है ये दोनों लोग फॉलो नहीं करते, मतलब कह सकते हैं कि दोनों में समानता नहीं देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में माना जाता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन है नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या वसुमित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नागसेन। बता दें कि नागसेन जो है और मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और नागसेन के बीच जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, इन दोनों के मध्य जो है संवाद के रूप में देखने को मिलता है इस पुस्तक में, जिससे पुस्तक को मिलिंद पन्हों का अर्थ है मिलिंद के प्रश्न। तो याद रखेंगे ये काफ़ी चर्चित बुक के रूप में माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी नागसेन। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, आपको सुमेलित करना है, आपको सही सुमेलित करना है। इनमें से आपको बताना है किस तरह से इसको सही सुमेलित होगा। जैसे सबसे पहले जिस तरह से हम जानते हैं कि बौद्ध संगम या कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का जो अलग अलग समय पर अलग अलग देखने को मिलता है, जैन धर्म में अलग अलग संगतियाँ देखने को मिलता है, चाहे बौद्ध संगति की बात करें या जैन संगति की बात करें, तो ये अलग अलग टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। उसी तरह से संगम युग में भी जो है वो तीन मुख्य रूप से संगम युग कह सकते हैं कि संगम युग में तीन जो है वो आपको देखने को मिलता है। प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। ये अलग अलग टाइम पीरियड पर हुआ था, ये अलग अलग समय पर हुआ था और इन सभी के अध्यक्ष जो थे वो भी अलग अलग थे। तो आपको बताना है कि इनमें से प्रथम संगम जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय संगम के अध्यक्ष कौन थे और तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें सुमेलित अगर कहीं करेंगे, अगर हम सही सुमेलित करना चाहें तो इसका जिस तरह से हम जानते हैं कि बौद्ध संगीति और जैन संगीति की तरह इसी तरह से संगम युग में भी तीन संगीतियाँ हुई थी, प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। इन सभी में अगर अध्यक्षों की बात करें तो प्रथम संगम में इसके अध्यक्ष थे वो थे अगस्त्य, द्वितीय संगम के अध्यक्ष जो है वो अगस्त और तोलकाप्पियर, जबकि तृतीय संगम के अध्यक्ष जो थे वो थे नकीरर। तो याद रखना है इसका सही आंसर होगा ए का 1, बी का 2 और सी का 3। इस तरह से इसका जो है वो सही मिलान जो होगा। तो याद रखना है प्रथम संगम जो हुआ था उस समय उसके अध्यक्षता किसने की थी, तो अगस्त के द्वारा किया गया था। द्वितीय संगम की अध्यक्षता जो की गई थी अगस्त और तोलकाप्पियर के द्वारा की गई थी, जबकि तृतीय संगम की अध्यक्षता नकीरर के द्वारा किया गया था। वहीं जैसे हम जानते हैं कि बौद्ध संगम जो हुआ था, बौद्ध संगीति जो हुआ था, ये 4 बौद्ध संगीति अलग अलग समय पर हुआ था। इन सभी को भी कई जगह आपको पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था। जैन संगीति के बारे में आपसे पूछा जाता है कि कब कब हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी और साथ ही साथ किस राजा के समय में जो है वो हुआ था।
तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखने हैं। आगे चलते इसमें अगला सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा 1, बी का 2 और सी का 3। आगे चलते इसमें अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जिसका अर्थ है लाल सागर का भ्रमण, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। तो आपको बताना है, सबसे पहले एक बंदरगाह का नाम याद रखना है पोडुके। पोडुके के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जिसका अर्थ होता है लाल सागर का भ्रमण, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति, कॉर्वे या बारबेरिकम। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अरिकामेडु। अरिकामेडु इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें से कह सकते हैं कि लाल सागर का भ्रमण जो एक पुस्तक है, जो कि एक अज्ञातनामा लेखक के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था, तो इसका ज्ञात जो था, ये अज्ञातनामा लेखक को जो ज्ञात था वो है अरिकामेडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जबकि कई बार आपको सवाल पूछा जाता है कि द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आपको क्या कि ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो कि सिंपल प्लिनी है, बादरायन है, या तो और भी ऐसे से जनरल लेखक आपको मिलेंगे, या तो जो आपको, लेकिन उसमें से आंसर जो है ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है कि इसका आंसर जो होता है इनमें से कोई नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि इसके लेखक जो थे वो अज्ञात माना जाता है। इसलिए इसमें याद रखना है कि इसका जो सही आंसर होता है वो डी हो जाता है, यानी इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सवाल आपसे कि इस अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था, किसको ज्ञात था इसके बारे में, तो ये अरिकामेडु इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है। तो सवाल है कि महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है। ऑप्शन है पल्लवों की, चेरों की, पांडवों की या चालुक्यों की। तो इसका सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पल्लवों की। बता दें कि पल्लवों के समय के काल को, पल्लवों के समय को ही जो है वो सबसे ज़्यादा जो है आपको उचित व्याख्या करता है, वो है महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर के रूप में माना जाता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पल्लवों के समय का। अगला सवाल है कि दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। अब आपको बताना है कि तक्कोलम का युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था। तक्कोलम का युद्ध जो है वो किसके मध्य में हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चोल और राष्ट्रकूट के मध्य में जो हुआ था वो है तक्कोलम का युद्ध। कई बार आपसे पूछा जाता है कि तक्कोलम का युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। याद रखेंगे चोल वंश के संस्थापक अगर पूछा जाए तो चोल वंश का संस्थापक जो है वो विजयालय को माना जाता है। चोल वंश का संस्थापक जो है वो विजयालय को माना जाता है। विजयालय जो है वो चोल वंश के संस्थापक थे, जबकि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक अगर पूछा जाए तो दंती दुर्ग होगा। अगर राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका दंती दुर्ग। दंती दुर्ग जो है ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है। दंती दुर्ग इसका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट का, जो कि लगभग 735 से 756 ईस्वी के लगभग में टाइम पीरियड इसका माना जाता है। याद रखेंगे 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को इसमें पराजित किया था। तो याद रखेंगे इस चोल और राष्ट्रकूट के मध्य में जब युद्ध हुआ था तो इसमें राष्ट्रकूट नरेश जो कृष्ण तृतीय है उसने चोल वंश के शासक परांतक प्रथम को पराजित किया था। तो इसमें जो विजय हुआ था वो राष्ट्रकूट यहाँ पे विजय हुआ था। इसलिए तक्कोलम का युद्ध जो है ये काफ़ी चर्चित युद्ध के रूप में माना जाता है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। इक्तादारी प्रथा इनमें से किसने चलाई थी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा ही इक्तादारी प्रथा का प्रचलन जो है वो चलाया गया था। कई बार इसमें अलग अलग जितना भी प्रथाएं हैं यहाँ से आपको कई सारे, चाहे वो महालवाड़ी व्यवस्था हो या तो कई सारी प्रथाएं हैं, उन सभी प्रथा से भी आपको कई बार सवाल जो है वो पूछा जाता है कि इस प्रथा को जो है वो किस शासक के द्वारा शुरू किया गया और किस शासक के द्वारा इसे समाप्त किया गया। एक तो आपको पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत किस शासक के समय हुआ, पहला तो ये पूछा जाता है, और दूसरा है कि इसे
खत्म जो है वो किसने किया था, यानी इसका अंत किसने किया था, यानी इसे समाप्त किसने किया था, किस शासक के समय में। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। अगर आप पढ़ते हैं सती प्रथा की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको ये भी याद रखना कि सती प्रथा का अंत जो हुआ था वो भी किसके समय में हुआ था। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछा जाता है। दूसरा है कि कब ये शुरू हुआ था, कब इसकी समाप्ति हुई थी। आगे चलते इसमें आज का अगला सवाल है कि कबीर के गुरु कौन थे। कबीर के गुरु कौन थे, इसमें सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रामानंद जो थे वो कबीर के गुरु थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रामानंद। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। आप सभी को पता होगा कि जब फारसी समय जब आता है, या कह सकते हैं कि मुग़लों का काल आता है, या उसके बाद के जो टाइम पीरियड है मुग़ल शासक, या कह सकते हैं कि कुछ मुस्लिम शासक के समय में कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनका जो है वो फ़ारसी में अनुवाद हुआ था। तो फ़ारसी में अनुवाद हुआ था, वो सभी का अलग अलग अनुवाद हुआ था। जैसे आपने पढ़ा होगा महाभारत का अनुवाद जो फ़ारसी में हुआ था, फ़ारसी में जो महाभारत का नाम हुआ था, ये कह सकते हैं कि इसका अनुवाद हुआ था वो रज्मनामा के नाम से हुआ था। रज्मनामा के नाम से जो है, रज्मनामा के नाम से महाभारत का अनुवाद हुआ था फ़ारसी में। तो इसी तरह से अलग अलग नामों से कई सारे ग्रंथ थे जिनका जो है वो अनुवाद किया गया था उस समय। तो वही यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फ़ारसी में अनुवाद किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सीर-ए-अकबर। सीर-ए-अकबर के नाम से जो है वो फ़ारसी में अनुवाद इन्होंने उपनिषदों का किया था दारा शिकोह ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सीर-ए-अकबर। सीर-ए-अकबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली या मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था। इससे पहले हमने देखा था इल्तुतमिश के द्वारा जो प्रथा था, इक़्तिदारी प्रथा, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब आगे हम बात कर रहे हैं मनसबदारी प्रणाली या मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा ही जो है वो मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत जो है वो की गई थी। अब यहाँ पे कई लोगों का सवाल यहाँ पे होगा कि क्या था मनसबदारी प्रणाली और ये सब क्या था, इक़्तिदारी प्रथा क्या था। तो ये सब जब हम डिटेल वीडियो हम लेकर आएंगे तो उसमें अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हम फास्टली रिवीजन के तौर पर हम सारे प्रश्नों को लिए हुए हैं। इसके लिए अलग से जब हम डिटेल से जब हम सारे क्लास लेंगे तो वहाँ पे क्या कि वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ेंगे डिटेल से कि आखिर में मनसबदारी प्रथा क्या था, महलवारी व्यवस्था क्या था, या तो और भी जितनी भी प्रणालियाँ थी या जितनी भी व्यवस्थाएँ थी, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और कौन से शासक जो है वो किस तरह की प्रथा जो है वो चलाई थी। आगे चलते इसमें अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सम्राट अकबर के द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो आपको बताना कि जरी कलम की उपाधि से किसे अलंकृत किया था अकबर ने। अकबर ने जो है वो जरी कलम की उपाधि से किसे अलंकृत किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मोहम्मद हुसैन को जो है इन्होंने जरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। तो याद रखेंगे जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया जाने वाला जो था वो था मोहम्मद हुसैन, और इसे किसने अलंकृत किया था, तो अकबर के द्वारा अलंकृत किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे चलते इसमें अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें किसने अकबर को जिल-ए-इलाही जिसका अर्थ होता है खुदा की परछाई, और दूसरा है फर-ए-इजदी जिसका अर्थ होता है खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है। तो यहाँ से भी इस तरह के सवाल जो वो कई बार आपसे पूछा जाता है कि इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो किसके द्वारा बोला गया था अकबर के लिए। तो अकबर को किसने जिल-ए-इलाही और फर-ए-इजदी शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अबुल फजल के द्वारा ही अकबर को जिल-ए-इलाही जिसका अर्थ होता है खुदा की परछाई और फर-ए-इजदी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी के नाम से पुकारा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अबुल फजल। साथ ही साथ आपको अकबर के 9 रत्नों के बारे में भी आपको याद होने चाहिए। जितने भी 9 रत्न उसके दरबार में रहा करते थे, इन सभी 9 रत्नों के बारे में आपको 9 व्यक्तियों का ये सारा लिस्ट आपको पूरा याद होना चाहिए।
क्योंकि यहाँ से कई बार सवाल जो है वो डायरेक्टली पूछा जाता है। या तो आपको 4 ऑप्शन दे करके और ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन जो है वो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल नहीं था। तो ये भी याद रखना है, इसमें से आपको 9 के बारे में कम से कम 9 नामों के बारे में कम से कम आपको दिमाग में होने चाहिए। आगे चलते इसमें आज का अगला सवाल देख लेते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। ऑप्शन है शाहजी भोसले शिवाजी के पिता, बिल्कुल सही है, क्योंकि शाहजी भोसले जो थे वो शिवाजी के पिता थे। जीजाबाई जो कि शिवाजी की माता थी। समर्थ रामदास ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। जबकि दादाजी कोंडदेव ये कौन थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका ये जो मिलान सही नहीं है, असत्य है, वो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी शिवाजी के भाई ये नहीं थे। दादाजी कोंडदेव याद रखना कि ये शिवाजी के भाई नहीं थे, ये गुरु के रूप में या आध्यात्मिक गुरु के रूप में माने जाते थे दादाजी कोंडदेव। तो या तो संरक्षक के रूप में कह सकते हैं कि ये संरक्षक के रूप में कार्य करते थे। इस शिवाजी के समय में अगर बात करें तो ये संरक्षक के रूप में कार्य करते थे दादाजी कोंडदेव, ना कि ये भाई थे। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बाकी सभी कथन जो वो सही है। शाहजी भोसले ये शिवाजी के पिता का नाम था। शिवाजी के पिता का नाम जीजाबाई था। जबकि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे उनका नाम समर्थ रामदास था। जबकि इनके संरक्षक जो थे उनका नाम दादाजी कोंडदेव था, ना कि उनके भाई थे। आगे चलते इसमें अगला सवाल है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? आपको बताना है कि नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किस शासक या किस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा शुरू किया गया था या किसने यह अपनाई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के द्वारा ही नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई गई थी। कई बार एग्जाम में इस तरह के सवाल जो रिपीट होते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की नीति किस पुर्तगाली या किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के द्वारा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि वांडीवास युद्ध जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? इसमें से आपको बताना है कि अंग्रेजों का नेतृत्व जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था। सबसे पहले तो सवाल यही आपको याद रखना है कि वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसों के बीच में, फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में जो है वो हुआ था वांडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसियों का कह सकते हैं कि इसमें पूर्ण रूप से सफाया हो गया था, या कह सकते हैं कि इसमें फ्रांसीसियों को हार झेलना पड़ा था। जबकि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों का नेतृत्व जो है वो किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सर आयर कूट के द्वारा। सर आयर कूट के द्वारा ही इसमें जो है वो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था इसने, और फ्रांसीसियों की इसमें हार होती है। तो वांडीवास का युद्ध याद रखेंगे 1760 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी एमजी रानाडे। एमजी रानाडे को जो है वो पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इसे अग्रदूत के रूप में माना जाता है एमजी रानाडे। साथ ही साथ अब यहाँ से आपको कुछ सवाल जो वो पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था? महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होता है गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन कई बार उल्टा सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे, यानी एमजी रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। तो कई बार आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ महाराष्ट्र का सुकरात, कई बार आपको इस तरह के सवाल जो वो देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र का सुकरात जो है वो किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र के एक सवाल और पूछा जाता है कि इसमें जो है वो गणपति उत्सव ये सभी जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? वहाँ पे आपको बाल गंगाधर तिलक का नाम जो है वो देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे वहाँ पे तिलक ने जो वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी। तो आपको बताना कि इस पुस्तक जो कि समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग इस पुस्तक को लिखा था। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग पुस्तक लिखा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी स्वामी विवेकानंद। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है मोपला विद्रोह 1921 का नेता था। सबसे पहले तो आपको याद रखना है मोपला विद्रोह जो हुआ था ये 1921 में हुआ था। 1921 में हुआ था। तो जेपीएससी के सवाल में यहाँ पे एग्जाम में जो है वो पूछा गया था पिछले जेपीएससी में कि यह विद्रोह, मोपला विद्रोह जो है वो कब हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो हुआ था वो 1921 ईस्वी में हुआ था। कई बार आपको विद्रोह से सवाल जो है वो कम से कम एक सवाल आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो इस तरह के सवाल जो है हो सकता है कि सवाल अगर ये ना पूछ के कि कब हुआ था, ये पूछ ले कि इसका मुख्य नेता कौन था। तो मोपला विद्रोह का नेता जो था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हम जानते हैं कि मालाबार क्षेत्र में यह 1921 में मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह, जिसके मुख्य नेता थे मुसलियार। मुसलियार इसके मुख्य नेता थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते इसमें अगला सवाल है राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा या सती प्रथा। तो इसका आंसर आपको बताना कि इनमें से किससे संबंधित इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी संस्कृत शिक्षा। कई लोगों को यहाँ पे लगता है कि शायद अंग्रेजी शिक्षा के बारे में कुछ इन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन याद रखेंगे विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी शिक्षा और सती प्रथा के प्रति इन्होंने काफ़ी सराहनीय भूमिका निभाई थी। अंग्रेजी शिक्षा को इन्होंने काफ़ी महत्व दिया था, लेकिन संस्कृत शिक्षा को लेकर ये बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहे और बहुत ज़्यादा इन्होंने इसके लिए कह सकते हैं कि कार्य नहीं किया है। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा में कई इनके पुस्तक भी हैं राजा राम मोहन राय के, और कई सारे स्टेटमेंट भी इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को लेकर दिया है। तो उन सभी चीज़ों को आप जब डिटेल से पढ़ेंगे पुस्तक को, तो वहाँ पे आपको इन सभी चीज़ों को देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है आज का फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस गवर्नर जनरल को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। भारत का उद्धारक की संज्ञा जो है, इसमें से किस गवर्नर जनरल को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था भारत का उद्धारक। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो किसके बारे में कहा गया था इनके द्वारा। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये कह सकते हैं कि काफ़ी चर्चित व्यक्ति रही है, काफ़ी चर्चित कह सकते हैं कि लेडी रही है, जिनका हाल ही में 200वीं कह सकते हैं कि जयंती के रूप में भी मनाया गया है, 200वीं जयंती के रूप में भी मनाया गया है, और साथ ही साथ इनके नाम से एक दिवस भी मनाया जाता है। आपको बताना है कि वो कौन सा दिवस है जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रूप में मनाया जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रूप में ही या उनके जन्म दिवस के रूप में ही एक दिवस मुख्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिवस का नाम क्या है और कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लॉर्ड रिपन के द्वारा ही, या कह सकते हैं कि लॉर्ड रिपन के बारे में ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक की संज्ञा जो है वो दी है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लॉर्ड रिपन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं इसमें अगला सवाल है कि महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर, जिसे वीडी सावरकर शॉर्ट में आप पढ़ते हैं, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना कब की थी। तो महाराष्ट्र, सबसे पहले तो इसका स्थापना अगर पूछा जाए कि अभिनव भारत की स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। अब तीसरा सवाल बन सकता है कि इसकी स्थापना जो वो कब हुआ था। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1904 में। दोस्तों सवाल आपसे किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही टाइप से, अगर ईस्वी है तो ईस्वी ही पूछा जा सकता है। सवाल आपको किसी तरह से भी घुमा के पूछा जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब उस चीज़ के बारे में पढ़ें तो थोड़ा सा उन सभी चीज़ के बारे में, या तो कट पेस्ट सवाल जो बनते हैं, साइड से सवाल बनाया जा सकता है, उन सभी चीज़ों को भी आप ध्यान रखें।
आखिर में जैसे आप अभिनव भारत की बात करें तो सबसे पहले आप समझें कि अभिनव भारत क्या था, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई? 1904 में। इसकी स्थापना किसने किया था? तो वीडी सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुआ था। तो इस तरह के सवाल जो वो आपसे 3 से 4 सवाल बन सकते हैं, उसके अगल बगल में जितने भी सवाल बन सकते हैं, इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो बता दें कि महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह का अगर प्रयोग किया जाए तो सबसे पहले इन्होंने चंपारण से ही शुरुआत की थी और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1917 ईस्वी में, 1917 में ही कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह से ही इसकी शुरुआत जो इन्होंने किया था 1917 में। और यहाँ पे महात्मा गांधी को लेकर या गांधी युग से कई सारे सवाल आपको हूबहू एग्जाम में जो है वो देखने को मिलता है, चाहे आप महात्मा गांधी के सत्याग्रह क्रियाविधि की बात करें या तो और भी जितने भी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि बातें थी, वहाँ से भी कई बार सवाल जो वो आपसे पूछा जाता है। तो उन सभी चीज़ों को और जितने भी घटनाक्रम हुआ है उन सभी घटनाक्रम को आपको बारी बारी से याद रखने हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो आपको बताना है कि इनमें से किसने, क्योंकि हम जानते हैं कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये एक कह सकते हैं कि ऐसा घृणित और कायराना हरकत माना जाता है उसे, जो कि कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया था। और विरोध करते भी क्यों नहीं, क्योंकि ये काफ़ी कायराना हरकत था या कह सकते हैं कि घृणित कार्य था, जिसके प्रति या जिसके बाद में कई लोगों को जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा या और भी कई लोगों के द्वारा, जो गवर्नर जनरल के द्वारा जो उपाधियां दी गई थी, चाहे वो महात्मा गांधी की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें या और भी जितने भी कह सकते हैं कि मुख्य व्यक्ति थे, उन सभी ने अपनी उपाधियां जो वो धीरे धीरे या तो जो कुछ वहाँ पे कार्य कर रहे थे वो भी अपना जो है वो इस्तीफ़ा देना शुरू कर दिया था। जैसे इसमें सही आंसर होगा राय बहादुर की उपाधि। अगर लौटाने की बात की जाए तो राय बहादुर की उपाधि जो जिसने लौटाई थी, इसका सही आंसर होगा जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज ने इसमें से राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। कैसर ए हिंद की उपाधि जो है, कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दी थी। कैसर ए हिंद की उपाधि जो वो महात्मा गांधी ने लौटा दी थी। फिर वहीं अगर बात करें सर की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। जबकि शंकरन नायर, इसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने क्या था कि जब कह सकते हैं कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जो होता है वहाँ पे वे कह सकते हैं कि पहले सदस्य हुआ करते थे, उसकी सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कई लोगों ने इसका जो है वो विरोध किया था और बाद में इसके बाद कह सकते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसे हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय जो है वो इसमें शामिल थे। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि हंटर कमेटी का जो गठन हुआ था इसमें से कितने भारतीयों को शामिल किया गया था? तो 3 भारतीय को और 5 अंग्रेज को शामिल किया गया था। इसमें से अगर बात करें 3 भारतीय की, तो नाम आपको याद रखना है, चीमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जो कि 3 भारतीयों को इस कमेटी में जो है वो जगह दी गई थी। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है। साथ ही साथ याद रखेंगे कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है। और साथ ही साथ एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, कि जालियांवाला बाग जो था वो कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। ये नाम आपको याद रखना है कि कभी ये एक व्यक्ति थे जल्ली, उसी की ये कभी कह सकते हैं कि संपत्ति हुआ करती थी कभी। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको याद रखने हैं। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो डेट ये हो सकता है कि ईस्वी आपको याद होगा 1905 में, लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल क्या है कि आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाना होगा, तो डेट में आपको कन्फ्यूज़न करवा सकता है। तो इस तरह से आपको क्या है कि अब ईस्वी के साथ साथ आपको डेट भी याद होने चाहिए कि कब जो है इसका हुआ था बंगाल विभाजन। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी
15 अक्टूबर 1905 को 15 अक्टूबर 1905 को जो है वो बंगाल विभाजन हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 15 अक्टूबर। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। अब यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज को लेकर कई लोगों में कन्फ्यूज़न होता है, थोड़ा सा याद रखेंगे। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की अगर बात करें तो इसकी स्थापना को लेकर सर्वप्रथम जो विचार आया था वो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। सबसे पहले तो इसका विचार जो आया था वो कैप्टन मोहन सिंह के मन में इसका विचार आया था कि आज़ाद हिंद फौज नामक संस्था की गठन होनी चाहिए। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन जो हुआ था वो 1 सितंबर 1942 को 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। लेकिन यह जो संस्था इन्होंने स्थापित ना की थी, यह जो है वो कह सकते हैं कि असफल हो गया। यह जो है वो असफल हो गया था। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। रास बिहारी बोस को सफलतापूर्वक अगर बात करें कि आज़ाद हिंद फौज की सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे जाता है तो रास बिहारी बोस को जाता है। साथ ही साथ एक और सवाल यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है सुभाष चंद्र बोस को लेकर, तो इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की गठन किया था। आज़ाद हिंद सरकार का गठन जो है ये पूछा जाता है आपको, आज़ाद हिंद सरकार का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो आज़ाद हिंद सरकार के गठन के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। साथ ही साथ याद रखें कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस जो वो अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस ने 1941 में कह सकते हैं कि बोस 1941 में जर्मनी पहुंचते हैं और वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। ये भी कई बार पूछा जाता है कि इनमें से किसने जर्मनी में जाकर 1941 में द फ्री इंडिया सेंटर नामक इस संस्था का गठन किया था। द फ्री इंडिया सेंटर इसका गठन जो है वो किसने किया था। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण दिया करते थे। इसके अलावा याद रखेंगे 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती करके 10,000 सैनिकों का दल गठित किया था, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। तो यहाँ से भी कई बार लोगों को लगता है कि फ्री इंडियन लीजन जो है वो क्या था। तो याद रखेंगे 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े हुए जितने भी भारतीय युद्ध बंदी थे उनको भर्ती करके 10,000 सैनिकों का एक दल गठन किया था। ये कह सकते हैं कि एक दल का गठन किया था 10,000 सैनिकों को लेकर, और इसी का नाम जो है वो इन्होंने द फ्री इंडियन लीजन जो इन्होंने नाम दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने ये कह सकते हैं कि 21 अक्टूबर 1943, एक डेट आपको और याद रखना है, इसको सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान ने समर्थन भी किया था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने कह सकते हैं कि भारत में काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाई है। जब कह सकते हैं कि लड़ाई चल रहा था, या कह सकते हैं कि जब यहाँ पे काफ़ी तीव्र गति से यहाँ पे विरोध चल रहा था अंग्रेज़ों का, उस समय जो है सुभाष चंद्र बोस की भूमिका जो है वो काफ़ी अहम माना जाता है। तो इसका अगर सफलतापूर्वक पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ से सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रथम प्रयास आज़ाद हिंद फौज का गठन करने का प्रथम जो प्रयास जो था वो सबसे पहले किसके दिमाग में आया था, तो कैप्टन मोहन सिंह के। इसका सफलतापूर्वक स्थापना किसने किया था, रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। फ्री इंडियन लीजन की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको याद रखने हैं। आगे चलते इसमें अगला सवाल है सही कथन का चयन करें। आपको इनमें से सही आपको बताना है टाइम पीरियड के हिसाब से, आपको समय के अनुसार से इन सभी चीज़ों का आपको बताना है कि ये कब कब हुआ था और किस टाइम पीरियड में हुआ था। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम इसके आंसर के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें होम रूल आंदोलन की अगर बात करें तो यह 1916 में जो हुआ था वो 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ था। इसमें से अगर बात करें तिलक एवं एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखेंगे होम रूल आंदोलन जो हुआ था 1916 में हुआ था, 1916 में होम रूल आंदोलन। बाकी के 3 आंदोलन जो है रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, ये तीनों जो है हुआ था 1919 में ही।
ये तीनों तो 1919 में ही हुआ था, लेकिन आपको डेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेट के हिसाब से सबसे पहले आता है तो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है ये 19 मार्च 1919 को हुआ था। 19 मार्च 1919 को जो है वो हुआ था रॉलेट एक्ट। उसके बाद आता है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करें तो 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल को हुआ था, वो हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में आता है खिलाफत आंदोलन। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये तो आप सभी को पता ही है कि अमृतसर में जनरल डायर के समय में कह सकते हैं कि ये हुआ था। और साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन तो ये अली बंधुओं के द्वारा शुरू की गई थी। अली बंधुओं के द्वारा, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली, ये 2 अली बंधुओं ने मिलकर इसकी आंदोलन की शुरुआत की थी। 1919 में ये सभी घटनाएं हुई थी। तो इस तरह से सही क्रम इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी सबसे पहले होम रूल आंदोलन 1916 में, जो कि एनी बेसेंट और कह सकते हैं कि तिलक और एनी बेसेंट ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रॉलेट एक्ट की अगर बात करें तो यह 19 मार्च 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद सबसे अंत में जो होता है वो खिलाफत आंदोलन होता है। तो याद रखेंगे ये अली बंधुओं के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं और आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो आपको बताना कि किस वर्ष किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1939 में, 40 में, 42 में या 43 में? इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा। और अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो हम और भी आगे लेकर के आते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।